दोस्तों भारत का म्यूचुअल फंड लगातार रिकॉर्ड हाई बनाएगा दोस्तों। इसीलिए बहुत सारे विदेशी निवेशक भारत में पैसा लगा रहे हैं क्योंकि दोस्तों बैंक ऑफ अमेरिका ने भी यूरोप में सबसे बेहतर अगर कोई मार्केट है चीन और जापान से भी बढ़िया तो भारत का मार्केट। तो भारत में पूरी दुनिया के लोग पैसा लगा रहे हैं दोस्तों। अभी हाल ही में आईएमएफ ने पाकिस्तान के ऊपर 11 और नई शर्तें थोप दी हैं कि और उसके बाद ये वार्निंग दी अगर आपने भारत के साथ कोई विवाद खड़ा किया तो आपका जो बेल आउट पैकेज है उसको रोक दिया जाएगा। और दोस्तों जैसे ही ये भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिन का मेन कॉन्फ्लिक्ट चला था दोस्तों, इसके बाद भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है यानी विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है। अब दोस्तों जिस देश के पास जितने ज़्यादा विदेशी मुद्रा होती है वो देश उतना ही ज़्यादा ताकतवर माना जाता है। क्योंकि दोस्तों अमेरिका का ताकत इसीलिए है क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में डॉलर जिसको वो खुद ही लगातार छापता रहता है उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी है, कोई जितनी मर्जी चाहे उतनी रुपया वो डॉलर छाप सकता है, उसकी वैल्यू नहीं गिरती है। तो दोस्तों भारत के पास रिकॉर्ड स्तर पे फॉरेक्स रिजर्व आ चुका है। अब दोस्तों भारत पाकिस्तान बांग्लादेश से सब तो पाकिस्तान तो बांग्लादेश नेपाल और जो ईरान उरान इन सब से भी ज़्यादा इनके पास पाकिस्तान के पास फॉरेक्स रिजर्व यानी मुद्रा विदेशी भंडार बहुत ही ज़्यादा कम है। अब हमने कई बार बताया कि भारत के पास ये जो 20 से 22 साल का टाइम है ये एकदम फ्यूचरिस्टिक है। अभी तक भारत ने जो 70 से 80 साल में नहीं अपॉर्चुनिटी किया है, जो भी भारत में विकास काम है वो इस सालों में होगा। तो दोस्तों इस मौके को पूरी दुनिया के लोग भुनाना चाहते हैं। तो हमारे भारत में बहुत सारे लोग अब म्यूचुअल फंड में निवेश करने आ रहे हैं। अब जो लोग नया नया निवेशक आते हैं और किसी कंपनी में देखा बहुत ज़्यादा रिटर्न दे रहा है तो बस उसमें फंड में लगा दिया, नहीं। आपको म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से पहले बहुत सारी चीज़ें जानना जरूरी होती हैं। जो लोग हमसे कई समय से जुड़े हुए हैं, लगातार मेरी वीडियो वॉच करते हैं, उनको पता है कि हम म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कितनी सारी जानकारी देते हैं। और अगर आपको एकदम डिटेल में म्यूचुअल फंड क्या है तो हमारे चैनल में म्यूचुअल फंड की प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे आपको उससे रिलेटेड वीडियो की जानकारी मिलेगी। अब देखिए होता क्या है म्यूचुअल फंड के बारे में, चलिए आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देते हैं कि बहुत सारे लोग लमसम कब करेंगे यही नहीं पता। देखिए मार्केट हाई लमसम कर लिया। सबसे ज़्यादा लोग गलती क्या करते हैं म्यूचुअल फंड में, देखिए 2 प्लान होता है। जो लोग एजेंट के थ्रू म्यूचुअल फंड में आते हैं वो फंस जाते हैं क्योंकि वो रेगुलर प्लान उनको दे दिया जाता है। और जब भी आप म्यूचुअल फंड का रेगुलर वाला प्लान लेंगे उसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। मान लीजिए हालांकि सेबी का रिस्ट्रिक्शन है कि आप 2.5% से ज़्यादा का एक्सपेंस रेशियो नहीं ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों सोचकर भी देखिए अगर किसी का 1.5% भी एक्सपेंस रेशियो है तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा है। एक्सपेंस रेशियो आपका जितना पैसा है उस पर लिया जाएगा। आप मान लेते हैं आपके पास अगर 1 लाख रुपए का प्रॉपर्टी है यानी उसमें आपने इन्वेस्ट किया तो उसका अगर 2% है तो 2,000 रुपया वो काट लेगा। 2 लाख है तो 4,000, 3 लाख है तो 6,000, वो डायरेक्ट आपसे हर साल काट लेंगे। वो चाहे फंड आपका ग्रोथ करे या ना करे। यहाँ तक कि जब मार्केट डाउन होता है तो बहुत सारे जो रेगुलर फंड होता है अपना एक्सपेंस रेशियो बढ़ा भी देते हैं। तो पहली गलती आपको एक्सपेंस रेशियो जरूर चेक करना है। और दोस्तों जितने भी ज़्यादातर पॉपुलर फंड है जैसे HDFC हो गया, SBI हो गया, निप्पॉन हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, बंधन हो गया, इन सब का आप एक्सपेंस रेशियो देखेंगे डायरेक्ट वाला नहीं, ग्रोथ प्लान। जब भी आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएंगे तो ग्रोथ प्लान वाले लगाएंगे। ग्रोथ प्लान वाले में क्या होता है आपका जो डिविडेंड का पैसा उसमें री इन्वेस्ट होता रहता है। आपको कोई भी डिविडेंड अलग से बैंक खाते में नहीं मिलता है और आपके कोई भी अलग से भाई आप किसी दूसरे म्यूचुअल फंड एजेंट के थ्रू आप पैसा क्यों लगा रहे हैं, वो आपसे हमेशा कमीशन लेते रहेंगे। वो आपको ज़्यादा हाई एक्सपेंस रेशियो वाला दिलवा देंगे फंड, वहाँ से आपको नुकसान हो सकता है। अब जब भी आप म्यूचुअल फंड में आए तो अपने टाइम को कैलकुलेट जरूर करें कि आप कितने साल के लिए म्यूचुअल फंड में पैसा रख सकते हैं। हमने कई बार बताया और बार बार मैं बताता रहूँगा क्योंकि बहुत सारे नए इन्वेस्टर जुड़ते रहते हैं, बहुत सारे नए नए सब्सक्राइबर आते रहते हैं, तो हमारा बताना काम है। यार दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आप वीडियो को लाइक कर दिए, मैं आपका 1 या 2 सेकंड लगेगा। आपका कोई प्रश्न है, आपको पोर्टफोलियो रिव्यू करना है तो आप आखिरी में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अब देखिए आपको क्या नहीं करना है। पहली बात कि जब भी मार्केट अपने टॉप हाई पर रहेगा तो उसमें आपको लमसम यानी बड़ा
एक मुश्त आप अमाउंट ज़्यादा लगाना चाहते हैं, नहीं लगाएंगे, थोड़ा बचेंगे, या तो लगाएंगे भी तो स्टेप बाय स्टेप लगाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको 5 लाख रुपए लगाना है तो 1-1 लाख करके थोड़ा थोड़ा टाइम में 5 लाख रुपया लगाइए। आप एसआईपी कभी भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों एसआईपी क्या होता है, आपका हर महीने होगा तो आपका मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा, तो रुपी कास्ट एवरेजिंग आपका होता रहेगा। तो पहली गलती आपको क्या नहीं करनी है, आपको डायरेक्ट यानी रेगुलर वाला प्लान नहीं लेना म्यूचुअल फंड में, ग्रोथ प्लान लेना, डायरेक्ट ग्रोथ वाला। हालांकि अगर आप अपस्टॉक, जीरोधा और एंजल वन इन सब ऐप से करेंगे, एसआईपी करेंगे, तो आपको यहाँ पर ज़्यादातर ये लोग ग्रोथ प्लान वाला ही दिखाते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में अगर आप बैंक से जा करके कर रहे हैं या तो किसी और एजेंट के थ्रू कर रहे हैं, तो वो लोग अपने ज़्यादा कमीशन के चक्कर में आपको रेगुलर वाला म्यूचुअल फंड दे देंगे, तो जिससे उनकी कमीशन होती रहेगी, आपको रिटर्न जहाँ मिले या ना मिले, है ना। तो आपको ग्रोथ वाला देखना है। उसके बाद आप किस फंड में पैसा लगा रहे हैं ये ज़्यादा ज़रूरी है। आप किस फंड में आप पैसा लगाएंगे ये आपके समय के हिसाब से डिसाइड होगा। अगर आप 5 साल से भी कम समय के लिए म्यूचुअल फंड में आना चाहते हैं तो आपके लिए इक्विटी के बाकी जैसे स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप सभी आपके लिए ज़्यादा बढ़िया नहीं है। पता चला जब आपको पैसे की ज़रूरत है, तब मार्केट डाउन है, तब आप निकालेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। तो अगर आपके पास समय पर्याप्त कमी है तो आप ELSS वाले मोड में जा सकते हैं, उसमें 3 साल के लिए टैक्स बेनिफिट मिलता है। और दोस्तों अगर आपके पास 5 साल तक का टाइम है तो आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। एग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड लेंगे तो उसमें आपको थोड़ा रिटर्न 11-12%, कभी कभी 14% तक का भी मिल जाता है। लेकिन अगर आपके पास 10 साल से ज़्यादा का समय है तो आप बाकायदे अपने सिस्टम को, शेड्यूल को प्लान कर सकते हैं। आपके पास मैंने कई बार बताया कि मिनिमम 3 फंड तो होने ही चाहिए, यानी स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप का। अगर ये तीनों फंड आप एक साथ नहीं शुरुआत करते हैं तो आप कोई न कोई एक मल्टी कैप ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मल्टी कैप वो होता है फंड जिसमें क्या होता है कि 25% मिनिमम हर कैटेगरी में, यानी 25% मिड कैप में, 25% लार्ज कैप में, 25% स्मॉल कैप में, यानी 25 से 75% हो गया। कोई एक फंड में फंड मैनेजर 50% रुपया लगा सकता है आपका, चाहे लार्ज कैप में, चाहे मिड कैप में, चाहे स्मॉल कैप में, अपॉर्चुनिटी के हिसाब से। लेकिन अगर आपने सिर्फ एक ही फंड लेना है तो आपके लिए क्या है, मल्टी कैप लेना है, या तो आप फ्लैक्सी कैप भी ले सकते हैं। फ्लैक्सी कैप वाले भी अपना ज़्यादातर रुपया 60% लार्ज कैप में, बाकी स्मॉल और मिड में लगाते हैं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा ही फ़ायदा लेना है तो मैं बताता हूँ, आपके पास मिनिमम 3 या 4 फंड होने चाहिए। देखिए दोस्तों, लोग ज़रूरत के हिसाब से फंड लेते हैं। आपकी ज़रूरत क्या है? आपकी ज़रूरत है, आपका रिटायरमेंट हो गया, आपको घर लेना है, बच्चों की शिक्षा, बच्चों की शादी, आपका रिटायरमेंट, ये सब नॉर्मली लोगों की ज़रूरत होती है। तो इसके हिसाब से लोग 2-3 फंड चालू कर देते हैं। तो आपकी जो ज़रूरत है उसके हिसाब से भी आप चालू कर सकते हैं। अब आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप फंड तो आपने चालू कर दिया, ज़्यादा ज़रूरत है तो आप स्मॉल कैप 2 ले लेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि लार्ज कैप में ही ज़्यादा पैसा लगा दिया, मिड कैप में लगा दिया, स्मॉल कैप में ही ज़्यादा लगा दिया। नहीं, आपको, क्योंकि देखिए दोस्तों, सभी में रिटर्न अलग अलग मिलता है। लार्ज कैप का रिटर्न थोड़ा कम मिलता है, लेकिन वहाँ पर गिरावट भी थोड़ी कम होती है। उसके बाद मिड कैप में थोड़ा लार्ज से ज़्यादा रिटर्न मिलता है, लेकिन मिड कैप से थोड़ा, लार्ज कैप थोड़ा गिरावट भी ज़्यादा होती है। स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है, लेकिन गिरावट भी काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन ये गिरावट क्षणिक होती है, यानी 1 साल या 2 साल के लिए। लेकिन अगर आप 10 साल या 15 साल के लिए लगा रहे हैं, 20 साल के लिए लगा रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल आपको देता है स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड। अब स्मॉल कैप का फंड क्यों देता है, उसके पीछे दोस्तों रीजन है कि जैसे देश में हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE और BSE को मिला के देश में 5800 कंपनियां लिस्टेड हैं, जिनमें जब भी ट्रेडिंग होता है सोमवार से शुक्रवार के बीच ट्रेडिंग होती है। अब इसमें जो कंपनियां हैं, अब 5800 की जो टॉप 100 कंपनी है, यानी शुरुआत की जो सबसे बड़ी 100 कंपनियां हैं, उन्हीं कंपनियों को मिला करके लार्ज कैप का म्यूचुअल फंड बना। किसी भी कंपनी का लार्ज कैप फंड हो, चाहे निप्पॉन का हो, चाहे मोतीलाल ओसवाल का हो, चाहे SBI का हो, चाहे HDFC का, किसी भी कंपनी का लार्ज कैप का फंड होगा, तो उन्हीं 100 कंपनियों में वो लोग पैसा लगाएंगे। अब मिड कैप में क्या हो गया, मिड कैप उनसे छोटी जो 150 कंपनियां हैं, वो कंपनियां आती हैं मिड कैप, यानी शुरुआत एकदम टॉप 250 कंपनियों में ही स्मॉल को मिड कैप और लार्ज कैप कंपनी होगी। शुरुआत लार्ज कैप 100, मिड कैप 150, यानी 250 टॉप ऊपर की कंपनियां को छोड़ दिया जाए तो 5800 कुल कंपनियों में जो बच गई कंपनियां, सारी की सारी कंपनियां स्मॉल कैप कंपनियां। हालांकि नीचे की जो
ऊपर की 250 छोड़ने के बाद जो नीचे की 250 कंपनियां होती हैं उन्हीं को स्मॉल कैप बोला जाता है, यानी जो टॉप छोटी 250 कंपनियां हैं। लेकिन स्मॉल कैप फंड मैनेजर उसको और जो माइक्रो कैप कंपनियां उसमें भी फायदा दिखता है, तो वो वहाँ भी पैसा लगा सकता है। यानी आप खुद सोचिए कि सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ का फंड मैनेजर लगा सकता है। यानी स्मॉल कैप के फंड मैनेजर के पास सबसे ज़्यादा आज़ादी है, सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है, सबसे ज़्यादा कंपनियों की स्कोप है, सबसे ज़्यादा वो लगा सकता है। और दोस्तों एक मज़े वाली बात यह है कि स्मॉल कैप की ही कंपनियां बड़ी होकर मिड कैप बनती हैं, मिड कैप की ही कंपनियां बड़ी होकर लार्ज कैप बनती हैं। ये तो पक्की बात है। अब अगर लार्ज कैप की कंपनी तो भाई ऑलरेडी बड़ी हो चुकी, उसका बिजनेस बहुत धीरे धीरे ग्रो करेगा, है ना, क्योंकि उनके लिमिटेड सेक्टर हैं, है ना, वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव उसका नहीं होता है, मिड उनसे थोड़ा होता है। तो जो सबसे ज़्यादा संभावना होता, क्योंकि अभी जो नई नई कंपनी है स्मॉल कैप में, अभी उनका पूरा बिजनेस फैला नहीं है, अभी वो किसी विशेष निच पे काम कर रही हैं, अभी बिल्कुल न्यू आइडिया इनोवेशन पे लेके चल रहे हैं, नया कोई रिसर्च पे लेके चल रहे हैं। जैसे उनका प्लान सक्सेस होता है तो बहुत तेज़ी से वो ग्रो करती हैं। अब स्मॉल कैप के फंड का एक और फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पर आपका पैसा काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई रहता है। भाई अगर आप लार्ज कैप में लगाए हैं तो मान लीजिए 100 कंपनी, हालांकि 100 कंपनी में फंड मैनेजर लगाता नहीं, कम ही लगाता है, तो वहाँ अगर 1 या 2 कंपनी में भी भारी इफेक्ट आता है तो आपका फंड काफ़ी गिरेगा। यहाँ पे क्या है कि कई सारी कंपनियाँ हैं, स्मॉल कैप जितने फंड है ज़्यादातर 100 से ज़्यादा ही लगाते हैं, तो यहाँ पे यार 1 या 2 अगर डूब भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो हर कंपनी में थोड़ा थोड़ा परसेंटेज लगाते हैं। और प्लस उनकी रिसर्च टीम काम करती रहती है, जहाँ पर उनको ज़्यादा संभावना दिखती है वहाँ परसेंटेज बढ़ा देते हैं, और जहाँ पे लगता है कि यार यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिल चुका है, अब इस कंपनी में थोड़ा गिरावट होगी तो वहाँ से निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ये सीन लगातार चलता रहता है। फंड मैनेजर इसी का तो पैसा लेता है, ये जो हम लोग एक्सपेंस रेशियो देते हैं, तो पहली बात है आपने कम एक्सपेंस रेशियो वाला चुना है। जितने बड़े बड़े फंड है ना उनका एक्सपेंस रेशियो कम ही है, जैसे HDFC हो गया, SBI हो गया, निप्पॉन हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, बंधन हो गया, इन सब का एक्सपेंस रेशियो कम ही है। लेकिन अगर आप बैंक में से और एजेंट के थ्रू करेंगे तो वो लोग आपको उस म्यूचुअल फंड का प्लान बताएंगे जिसका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होगा। वो हिडन चार्जेज होता है, वो लोग आपको बताएंगे नहीं, उसमें उनका कमीशन बन जाएगा। और जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो लोग यही तो करते हैं, भोले वाले लोगों को बताते हैं कि देखो यार ऐसे हो गया, ये होगा, तुमको ये मिलेगा, वो दुनिया भर का रिटर्न दिखाएंगे, हिडन चार्जेस आपको बताएंगे नहीं। तो आपको ग्रोथ वाला प्लान लेना है, 3 से 4 ज़्यादा प्लान नहीं लेना है, और एक्सपेंस रेशियो लो वाला लेना है, और काफ़ी प्रतिष्ठित फंड लेना है। यार जो प्रतिष्ठित फंड है जिसमें ज़्यादातर लोग लगा रहे हैं, HDFC हो गया, SBI हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, निप्पॉन इंडिया हो गया, बंधन हो गया, सब प्रतिष्ठित फंड है, ज़्यादातर लोग इसी में लगा रहे हैं। इन्हीं से कोई 2-3 ले लेना है, आपको 4 ले लेना है, क्योंकि ये सब फंड HDFC काफ़ी पॉपुलर फंड है ना। मैं ये नहीं कर रहा हूँ आपको ये फंड लेना, आप रिसर्च करेंगे खुद ही, उसके बाद आप इसमें लगाएंगे। अब देखिए आपको क्या करना है, ये इन्वेस्टमेंट आपको लगातार जारी करते रहना है। अब आपको इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट लगातार जारी करते रहना। आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।